हेलो बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की आवर पास्ट यानी हमारे अतीत भाग 1 का पहला चैप्टर क्या कब कहाँ और कैसे पढ़ेंगे, ये मैंने अब तक शुरू नहीं कराया था। अब मैं इस चैप्टर को शुरू करा रही हूँ। इसके बाद इसके अगले चैप्टर्स को भी मैं कवर करूँगी। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। कि अब अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आपको कल की कोई बात जाननी है तो आप उसके कैसे पता करेंगे? आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या आप रेडियो सुन सकते हैं, या आप टीवी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। शायद 2 दिन पुरानी चीज़ भी आप ऐसे ही देखेंगे, 1 महीना पुरानी शायद चीज़ आप ऐसे ही देख सकते हैं। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था ये देखने के लिए आपको किसी से बात करनी पड़ेगी कि शायद उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो कि आपको 1 साल पुरानी बात भी याद आ जाए। लेकिन उससे पहले भी कैसे क्या हुआ था ये कैसे आपको पता चलेगा? अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों 100 साल पहले कैसे रहते थे लोग, 100 साल पहले क्या होता था, कोई बात याद है आपको? तो आप कहेंगे मैडम हम तो थे ही नहीं, तो हमें कैसे पता होगा? तो हम ये कैसे जाने कि आखिर 100 साल पहले या 200 साल पहले या 2000 साल पहले कैसे लोग रहते थे, क्या होता था? तो चलिए आज हम इस चैप्टर में इसके ही बारे में जानेंगे। लेकिन हम इतनी पुरानी चीज़ों के बारे में पता क्या कर सकते हैं? हम ये पता कर सकते हैं कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, किन बर्तनों में खाना खाते थे, वो बर्तन किस तरह के होते थे, वहाँ के जो व्यापारी थे, कृषक थे, पंडित थे, शिल्पकार थे, उनका जीवन कैसा था। और हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, आज आप क्या खेल खेलते हैं, और उस समय के बच्चे क्या खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या कौन कौन से नाटक देखा करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने अतीत के बारे में जानने से ही पता चलती हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। अब देखिए बच्चों, ये है इंडिया का मैप। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कहाँ पर कैसे क्या क्या चीज़ें सबसे पहले हुई। ठीक है, तो मैं अब आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहले पता करना है नर्मदा नदी का, क्योंकि नर्मदा नदी में ही सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ के जो जंगल थे, जहाँ पे जंगल में विशाल संपदा थी, जैसे कि जंगल में पेड़ होते हैं, औषधि होती है, लकड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ से क्या हमें पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते थे और यहाँ से अपना भोजन जुटाते थे। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी के बारे में पता करते हैं। तो देखिए ये है नर्मदा नदी। देखिए बच्चों ये है नर्मदा नदी, और यहाँ पर सबसे पहले लोग अपना खाने का इंतज़ाम करना, या अपना रहना, या अपने जंगलों से सामान इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें इस नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने सबसे पहले की। अब दूसरी जगह जो हम पता करनी है इस मैप में, वो है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। अब सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये रही, ये यहाँ पर ये है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। यहाँ पे क्या पता चलता है हमें? यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि औरत एवं पुरुष ने सबसे पहले यहाँ पर गेहूँ और जौ जैसी फसल को उपजाना शुरू कर दिया था। उसके बाद अन्य चीज़ें हम देखते हैं। गारो, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। ये देखिए उत्तर पूर्व में ये है गारो और ये है विंध्य की पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था, और सबसे पहले जहाँ चावल उपजाया गया था वो ये विंध्य का प्रदेश था। यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाए गए थे। और केथर पहाड़ियों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लोगों ने अपने कुछ जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। अब हमें पता करनी है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ वो होती हैं, एक छोटी नदी जब बड़ी नदी में मिलती है तो उसको हम सहायक नदी बोलते हैं। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम पता करेंगे इस मैप में, तो ये रही सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। ये रही सिंधु नदी, ये बड़ी सी आप जो सिंधु नदी देख रहे हैं ये, और ये इसकी छोटी छोटी रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सबसे बड़े जो नगर हैं इस टाइम पर, सबसे बड़े नगर यहीं पर बसना शुरू हुए थे। और गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो नगर हैं वो तकरीबन 2500 साल पहले यहाँ पर गंगा नदी के आसपास बहुत सारे अभूतपूर्व नए नए नगर जो हैं वो बसना शुरू हो गए थे। अब गंगा नदी के पास एक सोन नदी का है,
उसको हमें पता लगाना है। सोन नदी देखते हैं बच्चों मैप में कहाँ है। देखिए यहाँ पर ये सोन नदी है, इस साइड यहाँ पर ये सोन नदी है। और ये सोन नदी जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज्य था, एक समझ लीजिए एक बहुत बड़े व्यक्ति का शासन था, जिसको हम पूरे इतिहास में, अपने प्राचीन काल के इतिहास में मगध के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरे भारत में सबसे पहले अपनी सत्ता स्थापित की, और ये वर्तमान बिहार से में था, और पहले इसको मगध बोला जाता था। और जितने भी शासक थे, जितने भी राज्य थे, सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ये मगध ही थे, और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। अब जैसे आप हैं, हम हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोटर गाड़ी का प्रयोग करते हैं, या हमें कोई काम होता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर जाते हैं। उसी तरीके से उस टाइम भी लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। वो ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों, इन सब चीज़ों से, जोखिम भरे कामों से पूरा अपना एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन क्यों जाते थे? शायद वो काम की तलाश में जाते थे, या कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो गया हो, बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो उस एरिया में, तो उनको वो एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाना पड़ता होगा। शायद कभी कभी राजा को एक दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करनी थी, इस वजह से भी वो जाते थे। या कभी कभी लोग सिर्फ व्यापार करने, ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई धार्मिक गुरु हैं, वो लोगों को शिक्षा व सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। लेकिन जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपको उस नई जगह की रोचक कथाएं पता चलेंगी, आपके अंदर एक उत्सुकता आएगी कि आप यात्रा कर रहे हैं और जिस जगह जा रहे हैं उस जगह के बारे में जानने का आपको मौका मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इंडिया का नाम यानी भारत का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये इंडिया है, भारत है। ये इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? जिसे संस्कृत में सिंधु भी बोला जाता है। देखिए, सिंधु मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, सिंधु एक नदी का नाम था। जी हाँ, उसी से सिंधु यानी इंडस शब्द निकला है। जो ईरानी और यूनानी थे, जो जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, और ये इंडिया के मैप में इस साइड की ओर से यानी कि पश्चिमी एशिया से ईरानी और यूनानी जब इंडिया में आए थे तो इन्होंने सिंधु नदी थी, इसको हिंदोस या इंडोस के नाम से पुकारा, और उसी के नाम से बना भारत का नाम इंडिया। अब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो इंडिया में भरत नाम की एक प्रजाति थी, एक जाति थी, कबीला था, उन्हीं के नाम पर भरत यानी भारत जो नाम है वो यहाँ पर पड़ा। और ये सारी बातें जो हैं, हमारा जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। हम अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? या कोई किताब होगी, कुछ होगा जिसके बारे में हम जानते हैं? तो जी हाँ, जो पुरानी किताबें हैं उसको ढूंढना, पढ़ना, उसी के बारे में हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ये जो किताबें होती हैं इसे हाथ से लिखा जाता था और इसको पांडुलिपि कहते हैं। इंग्लिश में इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये पांडुलिपि जो है ये कैसे बनती हैं? ये किसी पेड़ की जो छाल होती है उस पे लिखा जाता था। बेसिकली हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ था, भुर्ज नामक पेड़, तो भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल थी उस पर लिखा जाता था ये पांडुलिपि। ये देखिए, ये एक पांडुलिपि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पेड़ की छाल पर लिखा गया है। ये अलग लैंग्वेज है, अलग फॉन्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस समय के काल में इस तरह की भाषा और इस चीज़ पर लिखा जाता था। उस समय कागज़ नहीं था, तो इस पेड़ की छाल पर लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था, और इसको पांडुलिपि बोलते थे। अब उस समय की जो पांडुलिपियाँ हैं आज मौजूद हैं या नहीं हैं? तो ज़्यादातर जो पांडुलिपियाँ हैं उसको कीड़ों ने खा लिया है या कुछ नष्ट कर दी गई हैं, लेकिन कुछ आज भी मौजूद हैं जो हमारे पुराने मंदिरों या विहारों में आज भी हैं। और इनमें हमें क्या पता चलता है? हमें पुराने काल की जो धार्मिक मान्यताएं थी, या जो राजा के जीवन के बारे में, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें इन पांडुलिपियों से पता चलती थी। और इनकी लैंग्वेज ज़्यादातर जो होती थी, कई संस्कृत में लिखे गए थे और कुछ प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में, लेकिन जो आम लोगों की भाषा थी वो तमिल थी। तो लोग तमिल को ज़्यादा समझते, प्राकृत भाषा को ज़्यादा समझते थे क्योंकि वो आम लोगों की भाषा थी। अब हम आते हैं अभिलेखों पे। ये अभिलेखों का अध्ययन कैसे किया जाता है? कौन इन अभिलेखों को लिखता था? तो जो शासक हैं या कुछ लोग हैं, पत्थरों पे गड़ा गड़ा कर
जो कठोर सतह होती है उस पर गड़ा गड़ा कर ये शब्द उकेरे जाते थे। और क्यों उकेरे जाते थे, या कभी शासक या अन्य लोग जब अपने आदेशों को लोगों तक पहुंचाना चाहता था शासक, कि लोग उसके आदेशों को पढ़ें, देखें, समझें, तो उनका पालन करें, तो इन चीज़ों को राजा रानी जो है एक किसी कठोर सतह पर लिखवा देते थे और एक जगह लगवा देते थे, ताकि लोग इन चीज़ों को पढ़ें और समझें और उसका पालन करें। राजा अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा भी अभिलेखों में लिखवा देते थे, ताकि उसकी अतीत के बारे में जो भी चीज़ें उसने की हैं उसका आगे चल के लोग उसके बारे में जान सकें। अच्छा, जो पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं, मान लीजिए कोई मटका है, कोई बर्तन है, या कोई सिक्का है, या कोई आभूषण है, तो ये कितनी पुरानी है, इनका अध्ययन कौन करता है? देखिए, ना आप करते ना मैं करती हूँ, तो कोई तो करता होगा। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों का अध्ययन करता है कि चीज़ें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती थी या कितनी पुरानी है, इनको पुरातत्वविद बोलते हैं, पुरातत्वविद। और ये पुरातत्वविद वाले ही इन सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं कि औजार, हथियार, आभूषण, बर्तन ये सब कितने पुराने हैं, या किस काल में प्रयोग किए जाते थे, या किस तरीके से बनाए जाते थे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए, ये एक पात्र है, ये एक सिक्का है। अब आप कहेंगे ये सिक्का कैसे है मैम, हमारा सिक्का तो गोल है। लेकिन उस समय देखिए ये इस तरीके सिक्के होते थे, और उस पर कुछ आप देखिए छपाई भी की गई है। हमारे आज के सिक्कों से किस तरीके से ये अलग है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये जो पुरातत्वविद हैं ये खुदाई भी करते थे, छानबीन करते थे, तब इन्हें सिक्के या इस तरह की धातुएं या कुछ भी बर्तन वगैरह मिलते थे। अब ये जो पुरातत्वविद थे ये चिड़िया, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं कि भाई पुराने ज़माने में लोग खाते क्या थे। अब अनाज वगैरह हैं बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, या थोड़े बहुत दाने वगैरह बच जाते थे, तो उससे हमें पता चलता है कि शायद चावल की खेती होती थी या गेहूं की खेती होती थी। अगर मछलियों की हड्डियां मिली हैं तो इसका मतलब ये लोग मछलियां भी खाते थे या उससे परिचित थे। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों को कलेक्ट करके पता चलता है कि उस समय के लोग उस टाइम पर क्या क्या खाते थे। अब जो ये पांडुलिपियाँ हैं, ये अभिलेखों के बारे में मैंने बताया, या ये जो चीज़ें पुरातत्वविदों ने कलेक्ट की, इन सारी चीज़ों को लेने के बाद जो डाटा बनाया जाता है, जो लिखाई की जाती है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, जब उसे शब्दों में उकेरा जाता है तो वो उकेरने का काम जो है वो इतिहासकार करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम स्रोत कहते हैं। पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व, इन सारी चीज़ों को हम स्रोत कहते हैं, और इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के आधार पर अपना इतिहास लिखता है, इसलिए उसको इतिहासकार बोला जाता है। और उन्हीं इतिहास को फिर हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमारे अतीत में कौन क्या कैसे रहा करते थे। अब अतीत एक व्यक्ति के लिए क्या था और दूसरे व्यक्ति के लिए क्या था। जैसे मान लीजिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अतीत होते थे। जैसे कि मान लीजिए पशुपालक है, कृषक हैं, तो उनका जीवन जो है वो राजा रानियों के जीवन से बहुत अलग था। तो अगर जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं या शिकार करते हैं या फल फूल खाते हैं, जो इकट्ठा करते हैं उनको मिलता है वो खाते हैं। लेकिन हम और आप कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, हम और आप अपना भोजन दूसरों के ऊपर हम डिपेंड हैं कि वो खेती करेगा, किसान खेती करेगा तब हमें अनाज मिलेगा, तो हम दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर हैं। तो हमारा खाने का तरीका अलग है, या जो किसी अंडमान या किसी अन्य द्वीप पे कोई व्यक्ति रह रहा है उसका भोजन प्राप्त करने का तरीका अलग है। उसी तरीके से जो शासक था वो अपनी विजयों के बारे में बताता था कि मैंने इस क्षेत्र को जीता, इस क्षेत्र को जीता। वो अपनी लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ बातें करता था। लेकिन शिकारी हैं, जो मछुआरे हैं, या जो भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, या जो किसान हैं, पशुपालक हैं, वो अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे चल के उनको अपने बारे में कुछ बताना भी है। कोई अपने बारे में नहीं लिखता था, राजा लिखता था, इसलिए हमें राजा के बारे में ज़्यादा कुछ पता है। ये लोग कैसे रहते थे, आम जनता कैसे रहती थी, इसके बारे में हम इतना नहीं पता है। हालांकि पुरातत्वविद जो हैं लोग हैं और इतिहासकार हैं, इस बारे में स्रोत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि उस समय आम लोग या मछुआरे, शिकारी, कृषक कैसे और क्या करते थे। अब तिथियों के बारे में बताती हूँ कि तिथियाँ यानी कि कोई चीज़ 2000 साल पहले या 2500 साल पहले या 4000 साल पहले अगर हम कह रहे हैं तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इतने साल पुराने हैं। अच्छा, अभी आपका चल रहा है 2020, ठीक है, तो ये 2020 हम क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए
हम इस वर्ष की गणना तब करते हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसके बाद से ये 2020 साल जुड़ चुके हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल अलग है और ईसा मसीह के जन्म के बाद, अगर मैं आपसे 2020 बोल रही हूँ, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद 2020 साल हो चुके हैं हमें अब, और अगला साल क्या हो जाएगा, 2021। ठीक है, तो 2021 या फिर उसके बाद 2022, 2023, इस तरीके से। तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल हैं, और इनके जो बाद के साल हैं इसके साथ ईसा यानी कि एडी लगता है, और जो एडी है इसको एनो डोमिनी बोलते हैं। और ईसा मसीहा के जन्म से पहले का जो साल है उसमें ईसवी पूर्व लगता है, यानी बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट से आने का पहले का समय। और एनो डोमिनी मतलब यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उस सालों में एडी लगता है। अगर आपको इतिहास की तिथियों के बारे में जानना है तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपको जब ये डिटेल में आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडी क्या है और बीसी क्या है। तो अलग अलग देश जो हैं अलग अलग वैसे यूज़ करते हैं वर्ड, लेकिन ज़्यादातर लोगों द्वारा एडी और बीसी ही यूज़ किया जाता है। और देखिए ये तो हमारे इतिहास की तिथियां हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये मेरा जो चैप्टर है बच्चों ये कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।